दोस्तों, भारत 150 करोड़ का एक विशाल देश है और हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे मेधावी छात्र हैं जो हर साल कठिन परीक्षाओं को देते हैं। उनमें से एक परीक्षा है नीट यूजी की परीक्षा। नीट यूजी की परीक्षा बेसिकली उन बच्चों के लिए होती है जो अपना करियर मेडिकल फील्ड में बनाना चाहते हैं। ये परीक्षा हर वर्ष होती है और इसमें हर एक बच्चा जो बायोलॉजी लेकर के 11th-12th में पढ़ता है उसको ये एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। इस एग्ज़ाम के बाद आप अपने देश के किसी अच्छे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी या बड़े कॉलेज में या किसी एम्स विद्यालय में आप एडमिशन पाते हैं और उसके बाद आप एक देश के लिए एक अच्छे डॉक्टर बन करके समाज की सेवा करते हैं। और इसी फील्ड से हमारे पास एक मेधावी छात्र जिनका नाम है प्राची चौधरी, आज हमारे सामने आप कैमरे में आप देख रहे होंगे। हमारे बीच प्राची चौधरी हैं जिन्होंने नीट यूजी की परीक्षा 2025 में ही क्रैक की है और इनके क्या व्यूज़ हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के और ये अपने द्वारा क्या हमारे दर्शकों को, हमारे पेरेंट्स को बताना चाहती हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। सबसे पहले तो मैं प्राची से चाहता हूँ कि प्राची अपने आप को हम लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करें, अपने बारे में बताएं। Good morning to Buddy ma'am, all the respected teachers and everyone present here. I am Prachi and I was a student of SRJ Little Angel School. This was my first school and I have really learned a lot from this school. As sir said that I have qualified NEET UG 2025. NEET is basically a national level exam which when you qualify, you get admission in medical colleges by which you can pursue a very noble profession of doctor. I'm really proud of myself because this was my childhood dream and I've cleared it in my first attempt. I'm really grateful to God for giving me such open-minded and supporting parents. They have always supported me in my ups and downs. I'm also grateful to all the teachers who have taught me till now. It is well said that teachers glorify our future. They make us strong to stand in this tough society. So thank you so much all the teachers of SRJ Little Angel School. Lastly, I would like to give a tip. Please keep your basics stronger. This will really help you to achieve your goal on time, which is really very important. Now I would like to thank Jaya ma'am, Buddy ma'am, Ravi sir, Siddharth sir and all the teachers for such beautiful appreciation. Thank you so much. Okay, now it's time to know something from you because many of the students are preparing for such kind of examinations. So I want to ask you some very important questions that are related to this examination and I want to know your views because I've seen many students, those who are appearing in such kind of examination are facing numerous number of difficulties. So आपने तो ये एग्ज़ाम क्रैक किया है, आपके पास बहुत सारा आइडिया है, यू कैन गिव अस लॉट ऑफ आइडियाज़। तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो यही है कि इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने में डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या हैं, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ दैट यू हैव फेस्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, और इसके साथ साथ उन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए देन व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग दो डिफ़िकल्टीज़। आपने कैसे, आपके सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या हैं। सर, एवरीवन नोज़ कि जो नीट 2025 का पेपर था वो बहुत टफ था और एंड मोमेंट में हमें पता चला कि ये बहुत टफ पेपर है। हम लोगों ने उतना हाई लेवल की प्रिपरेशन नहीं किया था बट येट बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेक्टेड हुए और मैं भी हुई उसमें से। बेसिकली नीट प्रिपरेशन एक सीरीज़ है, एक चेन है। जब आप पढ़ते जाते हो तो आपको पता चलता है कि क्या क्या पेपर का लेवल, बेसिकली नेशनल लेवल एग्ज़ाम है तो ये डिफ़िकल्ट होता ही है। हमें बहुत घंटे पढ़ने पड़ते हैं, चीज़ों को रिवाइज़ करना पड़ता है, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं और हर चीज़ को हमें आना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। सो एक माइंडसेट होना चाहिए कि हमें ऐसे पढ़ाई करनी है कि कुछ भी पूछ ले, हमारा बेसिक इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम उसका आंसर खोज ले वहीं पर एट द इंस्टेंट। अगर हम वो चीज़ें हमने नहीं भी पढ़ी हैं, बेसिक बेसिकली हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों से कि बेसिक की शुरुआत क्लास 6 के बाद ही हो जाती है। तो इसका मतलब जैसे ही बच्चा बायोलॉजी पढ़ना 6 के बाद स्टार्ट करता है तो वहीं से वो बेसिक लेवल की चीज़ें बायोलॉजी में सीखने लगता है या फिजिक्स या केमिस्ट्री में सीखने लगता है। तो बेसिकली उसको ये शुरुआत बेसिकली जो बच्चे 11th पास करने या 12th पास करने के बाद करते हैं वो परीक्षा की तैयारी तो क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जा रही है। तो पहला मैसेज तो यही है कि अगर आप इस एग्जामिनेशन में
अपीयर करने जा रहे हैं, अगर आपका माइंडसेट जितना जल्दी आप बना लेंगे कि आपको ये एग्जाम क्लियर करना है और क्लास 6 से ही आप अपने बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे तो आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। यस सर। जी बिल्कुल। इसके बाद मैं बात करूंगा ना, जैसे कोई भी बड़ा टारगेट आपको अपने लाइफ में अचीव करना है, या फिर किसी स्टूडेंट के लिए जो सबसे बड़ा लाइफ टारगेट होता है वो यही होता है कि वो बड़े एग्जामिनेशंस को क्रैक करे। तो मैं जानना चाहता हूँ माइंडसेट क्या है। माइंडसेट का मतलब ये होता है कि ना 24 घंटे जो आपको मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए, रोज आपको 24 घंटे मिलते हैं। भगवान सबके लिए समय एक साथ बांटता है, एक बराबर बांटता है। Yes, sir. उसने कुछ ऊपर नीचे नहीं रखा है कि अमीरों को ज्यादा समय, गरीबों को कम समय, ऐसा नहीं है। तो सबके लिए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज और टाइम एक जैसा है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि 24 घंटे में आपका जो टाइम टेबल था, क्योंकि आपको 3 मेन सब्जेक्ट्स करने थे, तो आपने उस पूरे पैटर्न को कैसे डिवाइड किया था? आपका क्या माइंडसेट था इस एग्जामिनेशन को निकालते समय? सर, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को अपना साल दे रहे हैं तो वो पहले दिन से डिसाइड होना चाहिए कि आई विल नॉट लेट माई सेल्फ टू लूज़ दिस एग्ज़ाम। हम किसी भी तरह जीतेंगे, हम जितना हो पाएगा एंड मोमेंट तक, जब तक मेरा क्वेश्चन पेपर मैं कंप्लीट करके ना जाऊं, उस दिन तक मैं कभी नहीं सोचूंगी कि मैं हारने वाली हूं। मैं यही सोचूंगी कि मैं जीत जाऊंगी, मुझे करना है, काम करते रहना है, कुछ भी हो जाए। कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी है और फिर आप हो जाते हो, जीत जाते हो। लेकिन ये ज़रूर सोचना है कि मैं जीतूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि अरे इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट है, कैसे भी पढ़ लेते हैं, अगली बार दे देंगे। ये नहीं होना चाहिए माइंडसेट। ऐसे माइंडसेट से आपके सिर्फ ड्रॉप्स बढ़ते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है। जी, प्राची ने 2 बड़ी अच्छी बातें बताई। पहली बात जो प्राची ने बताई वो ये बताई कि आपको हारने के बारे में तो सोचना ही नहीं। तो सबसे पहला काम कि अगर आप इस एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं तो आपको हार के बारे में नहीं सोचना है, ये मान के चलिए कि आपका होगा ही होगा। और दूसरा माइंडसेट ये है कि बच्चा 1 साल उस एग्जाम को दे रहा है, तो अगर आप ये सेटअप लेके बैठेंगे दिमाग में कि हमारा 1 साल इस एग्जाम में जा रहा है ना, तभी आप अपना पूरा 100% देंगे, तो हारने के लिए बिल्कुल मत सोचिए। yes. हारने के लिए तो सोचना ही नहीं है। ठीक, इसके बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरा सवाल ये है ना कि जो बच्चे अभी क्लास 6, 7, 8 में हैं, yes, और जो फ्यूचर में चाहते हैं बायोलॉजी लेना, बेसिकली मैं लगभग अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए ना तो 100-150 बच्चों को रेगुलर पढ़ाता हूँ। yes. तो मुझे जहाँ तक नजर आता है ना कि जो लड़कियां हैं ना वो बायोलॉजी के अंदर ज़्यादा जाना पसंद करती हैं, और लड़के बेसिकली उनका मैथ की तरफ थोड़ा सा इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है। तो उस लिहाजे से मैं पूछना चाहता हूँ कि उन बच्चों को तुम क्या मैसेज देना चाहती हो जिनको आगे जा करके ये नीट क्रैक करना है, वो नीट के फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि तुमने वो पूरा जर्नी तय करके देख लिया है। तो वो एक मैसेज क्या होगा? बेसिकली अगर आपने 11 से भी सीरियसली पढ़ाई करना शुरू किया है, प्लीज़ आप मेक श्योर करिए कि पीछे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। अगर आपने पहले नहीं मेहनत किया तो अब घिसना तो पड़ेगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको घिसना पड़ेगा। अब घिसिए या पहले से ही आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और एक बुक है NCERT, बेसिकली वहीं से क्वेश्चन आते हैं। आपको उसका लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए, डेप्थ क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए, और टेस्ट लगाना ही लगाना है। टेस्ट आपको, आप जहाँ से भी हैं दे रहे हैं टेस्ट, आप उस टेस्ट को दीजिए, एनालाइज करिए, उसको फिर से पढ़िए। बहुत बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप उस NCERT की लाइंस को समझ पाते हैं और उसको खुद से आप मन में ध्यान रख पाते हैं। तो NCERT इज़ द की फॉर बायोलॉजी एंड फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो। आपको केमिस्ट्री के लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको रीड तो करना ही पड़ेगा और फिर उसी के बेस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। दिस विल रियली हेल्प यू टू अचीव दिस एग्जाम। जी बिल्कुल। प्राची ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें ये बताई है कि ये सारे की नोट्स जो बच्चे प्रिपरेशन के लिए तैयार करेंगे अपने आप को ना, ये सारी प्राची की बताई हुई बातें आप नोट जरूर करिएगा एक जगह। उसने बोला कि NCERT जो है वो बैकबोन है इस एग्जामिनेशन का, यानी कि जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे बेसिकली NCERT और CBSE एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो CBSE या फिर जो भी एग्जामिनेशन, जैसे NTA इस एग्जाम को लेता है, yes, ठीक है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो गया या CBSE हो गया, ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड चीजें हैं। तो जब भी वो पेपर सेट करेगा ना, तो इस चीज को देख करके करेगा कि एक यूनिवर्सल किताब होनी चाहिए। जैसे NCERT वो सबके पास है, वो कॉमन किताब है, yes, तो बेसिकली वो सवाल वहीं से बनाएगा। तो प्राची का कहना था ना, NCERT को अपना सोल ऑफ द एग्जामिनेशन आप मान सकती हैं। इस पूरे एग्जामिनेशन की वो आत्मा है एक तरह से, मेरे हिसाब से। तो उसको आत्मा समझ करके पहले उसको पढ़िए और उसमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लीजिए। इसने बोला डीप क्वेश्चन भी पढ़िए, तो डेप्थ में जा करके अगर ऊपर की लाइनें आप पढ़ती हैं
समझ में आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन आप जब तक डेप्थ में नहीं जाती हैं आपको पूरी तरह से वो एग्जामिनेशन आपके दिमाग में नहीं चढ़ेगा। यस सर। ठीक, अब लास्ट में ये एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि ना कि आपने 5th तक की जो भी शिक्षा है वो इस स्कूल में ली है। यस सर। तो आपको क्या लगता है कि 5th तक का जो आपका फाउंडेशन था, जो इस स्कूल में आपको सीखने के लिए मिला, इस स्कूल का आपके जीवन में क्या योगदान रहा है और आपने यहाँ से कौन सी चीज़ें सीखी हैं जिसका इस्तेमाल आप अभी प्रेजेंट टाइम में अपने लाइफ में कर पा रही हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ बैठी हुई हैं? जी सर, SRJ मेरा पहला स्कूल था गोरखपुर में, और मैं यहाँ क्लास 1 से पढ़ाई मैंने क्लास 1 से 5th तक किया है यहाँ पे पढ़ाई। मुझे उतनी अच्छे से मुझे नहीं आता था क्योंकि मैं गांव से सीधा गोरखपुर आई थी और मैंने इसी स्कूल में अपना एडमिशन लिया था। यहाँ पे टीचर्स इतने अच्छे से पढ़ाते थे, चीज़ों को इतनी क्लैरिटी से पढ़ाते थे कि मैं एंड तक जाते जाते आई हैड माई नेम ऑन द फर्स्ट, मेरा नाम वहाँ फर्स्ट पे था, चार्ट पेपर पर लिखा था दैट फ्रॉम क्लास 5 प्राची हैज टॉप। ये सब चीज़ें सिर्फ SRJ में मैं यहाँ पढ़ाई की, ये सब पॉसिबल हो पाया। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ इस तरीके से, माइक पे बोलना या स्टेज पे बोलना मैंने इसी स्कूल से सीखा है। मैं यहाँ सिंगिंग करती थी, स्पीचेस देती थी, टीचर्स बहुत मोटिवेट करते थे कि यू कैन डू इट, जस्ट से एनीथिंग। मैं बोलती थी एंड अप्रिशिएशंस मिलते गए और कॉन्फिडेंस आता गया। कॉन्फिडेंस मेरे लिए एक गहना है, आई थिंक वो हमें एक अलग ही पहचान देती है, मुझे ब्राइट बनाता है आपको लोगों से। तो अगर मैं यहाँ कॉन्फिडेंस पा रही हूँ, अपनी बेसिक स्ट्रेंथ पा रही हूँ यहाँ स्टडीज़ के मामले में, सो यस दिस इज़ अ वेरी नाइस स्कूल और मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये इसमें ना प्राची ने 2-3 बहुत अच्छी बातें बोली। सबसे पहली बात इसने ये बोली कि जो फाउंडेशन होता है वो मेन होता है। yes. और फाउंडेशन आपको बेसिकली वही स्कूल सिखा सकता है जहाँ पे आप इनिशियल स्टेज में पढ़ाई कर रही हैं। ठीक, दूसरी चीज़ आपने ये बोली कि जब आपके अंदर ये फियर था कि मैं स्टेज पे कैसे जाऊंगी, मैं माइक पे कैसे बोलूंगी, तो वो काम आपको स्कूल ने सिखाया। yes, सेम काम अभी भी हम लोग ये चीज़ रोज़ बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं कि तुम स्टेज पे आओ, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में स्टेज पर के आकर के बोलो। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि जो बच्चा जितनी ज़्यादा बार स्टेज पे आता जाएगा वो उतना ही ज़्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता जाएगा। yes, और जैसे ही कॉन्फिडेंस आ गया, इसने बोला कॉन्फिडेंस ही गहना है। अगर वो कॉन्फिडेंस इनके अंदर नहीं होता तो ये आज यहाँ पे नहीं बैठी होती, वो कॉन्फिडेंस की वजह से ही बैठी हुई है। तो इन्होंने जो 4-5 बहुत अच्छी बातें बताई हैं उसको आप अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा अगर आप नीट UG जैसे एग्जामिनेशंस को क्रैक करना चाहते हैं। इसी के साथ अभी इस इंटरव्यू को मैं रोकता हूँ और प्राची को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने स्कूल को टाइम दिया। थैंक यू सो मच। क्योंकि इस समय आपको अपने पढ़ाई के साथ साथ जो है आपको अपने कॉलेज को भी मैनेज करना है। ठीक है, आपको वहाँ जाना भी था, लेकिन आपने एक दिन डिले किया कि अभी मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ रुकूँगी, समय दूँगी, स्कूल के टीचर से मिलूँगी, बड़ी मैम से मिलूँगी, उसके बाद जाऊँगी। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अपने क्षेत्र का, अपने शहर का, अपने राज्य का, अपने देश का, चारों का नाम रोशन करें और इस विद्यालय का नाम तो आप रोशन कर ही रही हैं। इसीलिए आपको बहुत धन्यवाद मेरी ओर से और मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में उच्चतम परिसीमा तक पहुँच सकें। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद।